नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में। और आज के इस अंक में मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ राकेश राव। राकेश, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। नजर अब तक की खास खबरों पर। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से। दीक्षा डागर ने डेफ ओलंपिक्स में गोल्फ स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला टीम हारकर बाहर। थॉमस कप के क्वार्टर फाइनल में इस समय पुरुष टीम अपनी चुनौती पेश कर रही है। और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स में ज्योति राणा जी ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में इस समय वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई ने टॉस जीत लिया है और गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मुंबई और चेन्नई आईपीएल की दो सबसे सफल टीम रही हैं अब तक के, लेकिन मुंबई इंडियंस ने 5 बार खिताब जीता है जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 बार ट्रॉफी जीतने में सफल रही है। लेकिन इस बार के आईपीएल पे नजर डालें तो दोनों ही टीमें कुछ खास बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हैं। मुंबई ने अभी तक 11 मैच खेले हैं जिसमें उसे सिर्फ 2 जीत हासिल हुई हैं और वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने 11 मैचों में सिर्फ 4 जीत हासिल हुई है। राकेश, एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है इस बार के आईपीएल के अंदर, जहां पे दोनों टीम्स के फैंस को बहुत उम्मीदें थी अपने खिलाड़ियों से और दोनों ही टीमें एक नई टीम के साथ आई थी, लेकिन दोनों ही टीमें कुछ खास नहीं कर पाई हैं। देखिए, मेरे ख्याल से दोनों टीमों को एक चीज जो खाई जा रही होगी वो ये है कि मेगा ऑक्शन में जो उन्होंने जो ऑप्शंस जिस रणनीति से उनको उतरना चाहिए था और जैसे परचेजेस करने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं किया है। ये सिद्ध हो गया है कि उनकी टीम का बैलेंस वो नहीं है। चाहे वो कुछ कह लें कि साहब हमने यंगस्टर्स में इन्वेस्ट किया या हमने एक जगह ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, जैसे ईशान किशन का जो इन्वेस्टमेंट था जिसको कि इन्होंने कहा कि साहब वो प्रेशर में है वो लड़का, आपने जो पैसे दिए। अब ये सब चीजें होंगी क्योंकि देखिए इट इज अ कमर्शियल एक्सरसाइज, लेकिन बात यह है कि क्या इन्होंने सही इन्वेस्टमेंट किया, ये तय हो गया है कि हाँ साहब इस बार का तो अब ये टीम तैयार नहीं थी, क्योंकि ना इन्होंने जब चेस किया ना इनके पास वो उतना इनके पास जो है दमखम था। जब आपने चेस किया तो आपका बैटिंग ऐसे होना चाहिए आपके जैसे हम लें कि दोनों साइड से जो ओपनिंग हुए है कोई ना कोई ओपनर उनका चला ही नहीं है। तो अगर आपके पास ओपनिंग स्टैंड अच्छा नहीं आ रहा है या कुछ है तो वो आपको कहीं ना कहीं तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स को देखें, उन्होंने 200 का आंकड़ा पार किया है 2 बार 3 बार, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो बॉलिंग का जो असर है वो नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपके बॉलर्स फॉर्म में नहीं है। और अगेन उनका जो एक इन्वेस्टमेंट ये था कि साहब हमने एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी है और यूथ को हम रखेंगे साथ में, लेकिन हमारे जो मैच विनर्स हैं वो एक्सपीरियंस लोगों से ही आएंगे। शायद वो भी कहीं ना कहीं उनको उनको नुकसान उस बात में पहुंचाया है। मुंबई इंडियंस के बारे में तो जो कहा जाए ये कि उनके पास उन्होंने बहुत लिमिटेड मैच विनर्स हैं उनके पास। बुमराह फॉर्म में नहीं है, एक आध मैच छोड़ दीजिए, अदरवाइज ओवरऑल उनको लोगों ने बहुत आराम से खेला है इस पूरे टूर्नामेंट में। तो अगर आप दोनों टीमों को देखें, अगर वो नीचे लगी हुई है दोनों की दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल पे, तो वो अगर आप देखें वो हर तरह से फेल हुए हैं दोनों टीमें। तो उनके फैंस को भी दिखता है, लेकिन हाँ ठीक है, क्योंकि हमारे फैंस इमोशनल हैं तो वो टीम को अभी भी जाएंगे आखिरी 14वें मैच तक जाकर उस टीम को सपोर्ट करेंगे, ये जानते हुए भी कि उनकी जर्नी प्लेऑफ के से पहले ही खत्म हो जाएगी। राकेश, दोनों ही टीमों का लगभग बॉलिंग डिपार्टमेंट पूरी तरह से फेल रहा है। मुंबई की अगर हम बात करें, हालांकि मुंबई का जो बैटिंग डिपार्टमेंट था वो बहुत ही लेट जो है अब वो कहीं थोड़ा सा उभरता नजर आ रहा है। उसमें भी सिर्फ अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अगर आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसे सिलेक्टर्स चयन करता आने वाली भविष्य की टीम के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए देखते हैं, उसमें भारत के जो शीर्ष खिलाड़ी वो इस तरह का लचर प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको वही बॉलर जो हैं जो इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं आपको आगे उनको जाके खेलना होगा, तो हम कैसी टीम तैयार कर पाएंगे? देखिए, वरीज बहुत हैं क्योंकि आपके जो टॉप बैट्समैन है, जो सर्टेनिटीज है, अगर आप ले लीजिए रोहित को या विराट को या फिर रविंद्र जडेजा को ले लीजिए, ये सब हमारी टीम के वो मेंबर्स थे जिनको आप पक्का मान के चल रहे थे। रविंद्र जडेजा अब इसके आगे आईपीएल में नहीं भाग लेंगे। रोहित शर्मा से रन नहीं बने हैं, विराट के बारे में तो खैर सबको पता ही है। तो ये काफी
एक आपको बड़ा सोचना पड़ेगा कि जो हम लोग बिल्कुल पक्का मान के चल रहे थे कि जो लोग प्लेइंग 11 में पक्के हैं, टीम में तो ही हैं, जो प्लेइंग 11 के पक्के थे, उनमें से किसी का फॉर्म नहीं चल रहा है, आपके बॉलर्स नहीं चल रहे हैं कोई ये। और अगर हम उन पे सीधा सीधा हम ये कहें कि नए लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, और मान लीजिए वो इतना बड़ा स्टेज है, वर्ल्ड कप जो है T20 का, वहां पे अगर आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो ये वही हाल होगा जो हमने 6-8 महीने पहले देखा था कि आप वहां एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आप 5 बॉलर को लेके आप ये नहीं कह सकते कि साहब हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेके हम मैचेस जीतेंगे, वहां हम हारे थे। तो यहाँ अगर आपको जाना है तो आपके पास एक छठा बॉलिंग ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। आपको बैलेंस ढूंढना है, फिनिशर आपको चाहिए। तो जैसा उनकी प्रॉब्लम ये भी है कि दिनेश कार्तिक एक तरफ से फैंस की नजर से देखें तो फॉर्म में है, मैच फिनिश कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें क्या एक प्योरली बैट्समैन खिलाएंगे? अब ये भी एक सोच है। लेकिन अगर हम सिर्फ फॉर्म पे जा रहे हैं तो अगर दिनेश कार्तिक अंदर आते हैं तो बहुत लोग फॉर्म के ही रीजन पे टीम से बाहर बैठने चाहिए, मगर ये होगा नहीं। जी राकेश, हार्दिक पांड्या की हम बात करते हैं। हार्दिक एक नजर ये आ रहे थे कि टीम में नहीं रखा जाएगा, लेकिन जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और अगर एक नई टीम तैयार होती है तो हार्दिक को जगह मिल सकती है। और अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो उमरान बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे हैं। क्या एक विशेषज्ञ के तौर पर आप सोच सकते हैं कि वो आने वाली टीम में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे? आने वाली टीम की बात की है आपने, तो मैं उनको एक जल्दबाजी में मैं उनको इंडियन टीम में नहीं लूंगा, क्योंकि देखिए सिर्फ स्पीड से आपको विकेट नहीं मिलती है जी। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो जो सिर्फ फास्ट बॉलिंग पे जो रिलाई करते हैं उनको विकेट्स नहीं मिलती। आपका एक बॉलिंग इज अ क्राफ्ट, वो क्राफ्ट आपका अभी तैयार हुआ नहीं है। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है इनके ऊपर, अभी आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, 1 सीजन 2 सीजन आप लगाइए, तब कहीं जाके आप कह सकते हैं कि हाँ साहब हम इन्हें इंडियन टीम में खेलने का पूरा मौका देंगे। अभी इनको थोड़ा बहुत इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहिए। और जैसे आपने कहा हार्दिक, बिल्कुल हार्दिक ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है और कैप्टेंसी उनको रात आ गई है, और बैटिंग में भी उन्होंने दिखाया, बॉलिंग में भी वो कम से कम बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए मैं उनको टीम में रख रहा हूं इसलिए क्योंकि जो पिछले जो वर्ल्ड कप में हमने देखा कि विराट कोहली ने ये जिद की कि वो एज अ प्योर बैट्समैन खेल जाएंगे, वो बॉलिंग नहीं करेंगे। ये हमको भारी बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, भारी पड़ गया। और इस वक्त अगर वो एज अ छठे बॉलिंग ऑप्शन की तरह से आते हैं, बल्लेबाजी उनकी है, कॉन्फिडेंस हाई है, फिटनेस पूरी तरह से है, मेरे ख्याल से वो एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है और वो मेरे ख्याल से सही इन्वेस्टमेंट होगी। राकेश, मैं कल के मैच का भी जिक्र करना चाहूंगा। यहाँ पे डीवाई पाटिल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला हुआ था। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स मैच जीत गई, बेहतरीन प्रदर्शन किया। शुरू में तो दिल्ली कैपिटल्स बहुत अच्छा नहीं खेल रही थी। ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक मैच में तो बहुत बेहतरीन करते हैं और दूसरे मैच में ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ही एक डेब्यू खिलाड़ी की तरह आए और बिल्कुल भी उन्होंने जिसे कहते हैं कि अपने ऊपर प्रेशर ही नहीं लिया और खेल के बाहर हो गए। इस तरह के खिलाड़ियों के साथ अगर हम भारतीय टीम जो है T20 वर्ल्ड कप में उतरेगी तो कहां तक पहुंचने की संभावना रहती है? अब देखिए, एक तरफ हमारे पुराने क्रिकेटर्स जो हैं, जो टीवी पे भी बोलते हैं या फिर लिखते हैं कॉलम पे या एक्सपर्ट कमेंट देते हैं, उनकी बात अगर आप सुनेंगे तो ऋषभ पंत फ्यूचर इंडिया कैप्टन है जी। लेकिन अगर आप उनको प्रैक्टिकल व्यू अगर आप लेते हैं कि वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 14 मैच में अगर उन्होंने आपको 2 या 3 मैच नहीं जितवाए तो उनका बैटिंग का जो कंट्रीब्यूशन आता है वो उनका कंट्रीब्यूशन वो पूरा नहीं है। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी इनकंसिस्टेंसी जो है ये हम पहले दिन से देख रहे हैं जी। टेस्ट मैच कभी कभी बहुत अच्छा खेलते हैं, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल इस सिचुएशन के हिसाब से उनका माइंडसेट बहुत एक इंडियन टीम के बड़े काम आ रहा है। लेकिन उसी हफ्ते में या उसी महीने में आप उनको दोबारा एक व्हाइट बॉल क्रिकेट में देखते हैं जो कि उनका फॉर्मेट माना जाता था इनिशियली, उसमें वो आपको ऐसे तरीके से आउट होके जाते हैं तो आपको लगता है कि क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसान को जो कि दर्शाना चाहिए जो नहीं दर्शा पा रहे हैं, क्या इनको आप कल कैप्टेंसी की बात करते हैं आपकी भाई एक फ्यूचर कैप्टन है, मेरे ख्याल से अभी वो तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर दिनेश कार्तिक के ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हम लोग कि इनको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि धोनी से पहले का डेब्यू है दिनेश कार्तिक का। हालांकि वो खेले नहीं है, लेकिन देखिए उनकी जिद, उनकी जो परसिस्टेंस है वो ये है कि वो सबके बावजूद उनके लाइफ में जो कुछ हुआ उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है। तो मेरे ख्याल से उनको हम एज अ विकेट कीपर बैट्समैन अगर वो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऋषभ पंत का कॉन्फिडेंस खत्म कर दें, लेकिन हाँ वो एक ऑप्शन हो सकते हैं।
दिनेश कार्तिक की बात करते हैं, विकेट के पीछे और विकेट के आगे दोनों ही वक्त बहुत ही कूल एंड काम नजर आते हैं, और उनको जब आ रहे हैं आईपीएल के अंदर बैटिंग करने तो कहीं ना कहीं देख के लगता है कि शायद ये मैच को अपनी टीम के लिए निकाल कर ले जाएंगे। वही मैंने कहा कि उनका एक्सपीरियंस आप देखिए, कम से कम उनके पास 15-17 साल का फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस है। उस दौरान उन्होंने हर लेवल पे क्रिकेट खेला है, डोमेस्टिक में उनके रन्स हैं, कप्तान रहे हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने अलग अलग फ्रेंचाइजी के साथ वो खेले हैं, कप्तानी की है उन्होंने, सब कुछ उनके पास आज है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब वो एक सिचुएशन में आते हैं, वो उस सिचुएशन के लिए नए नहीं है, वो सिचुएशन उनके लिए नया नहीं है। तो ये जब दोनों चीजें हो जाती हैं तो वो ऐसे खेलते हैं जैसे अगली बॉल वो मतलब उनके लिए ही फेंकी जा रही है कि मैं उसके साथ जो मर्जी कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस जो है, बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजने का जो उनका कॉन्फिडेंस जो दिख रहा है, और वैरायटी देख लीजिए उनके शॉट मेकिंग की। ये नहीं कि एक ही एरिया में मार रहे हैं, वो इम्प्रोवाइज करके 360 डिग्रीज पे उनके रन आ रहे हैं। और उनको मिलती कितनी है? 8 बॉलें खेलने को मिलती हैं, 6 मिलती हैं, कभी कभी 4। वो जो चीज है, उसमें से वो जितना हो सकता है वो टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हाँ, फॉर्म उनके साथ है, जिद है उनके अंदर, तो ये इस चीज का इंडिया को फायदा मिलना चाहिए। जी, और हम अपने सुनने वालों को बता दें कि मैच सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच शुरू हो चुका है। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता है, फील्डिंग चुनी है, और चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो 1 रन जो है वो अपना बना चुकी है। तो ये थी आईपीएल की बात स्पोर्ट्स स्कैन के साथ। और अब बात डेफ ओलंपिक्स की। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफ ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल में दीक्षा ने अमेरिका की एश्लिन ग्रेस को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दीक्षा ने 2017 डेफ ओलंपिक्स में रजत पदक जीता था। वो एकमात्र ऐसी गोल्फर है जिनके पास 2 डेफ ओलंपिक पदक है। 2017 में उन्होंने जीता था सेंसा और तुर्की में एक रजत, और 2022 में स्वर्ण, जो वास्तव में डेफ ओलंपिक्स का 2021 का संस्करण है। यहां भी हमारे खिलाड़ी राकेश बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रखे हैं, और जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी जब यहां से दल भेजा गया था, हमारे मंत्री जी हैं, उन्होंने, अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने कहा भी था कि भारत इस समय पदक जीत कर लाएगा। और गोल्फ एक ऐसा खेल जिसमें भारतीय खिलाड़ियों की रुचि कम रहती है, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बेहतर कर रखे हैं। देखिए, दीक्षा की बात अगर आप करें, या किसी भी एक ऐसे खिलाड़ी की जिन्होंने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव किया हुआ है, वो भी देखिए, इंडिया में हम चाहे कुछ भी कहें, हमारे इसमें जब हम जब ये स्पेशल गेम्स की बात करते हैं, चाहे वो डेफ एंड डम की बात हो, ब्लाइंड की बात हो, कोई भी जिन एथलीट के पास हम मानते हैं कि स्पेशल स्किल्स हैं, वहां पे जब हम देखते हैं तो उन गेम्स में हम लोग धीरे धीरे अच्छा कर रहे हैं। इसका ये इसलिए भी हो रहा है कि हमारा फोकस पहले से बदला है। पहले से क्या होता था कि हम लोग ज्यादा सिंपैथी की नजर से देखते थे इसको, उनको एक पूरा मौका या वो डिग्निटी से हमने नहीं देखा जो आज हम देख रहे हैं। और ये एक रिजल्ट है कि देखिए, आपने उनके स्वाभिमान को वहां बिल्कुल जितनी तवज्जो देनी चाहिए आपने दी है, उनकी सहायता भी की है, और वो अपनी तरफ से जान लगा के देश के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, मेडल्स आ रहे हैं, और उससे जो हम एक मैसेज भी भेज रहे हैं कि देखिए, हमारे कंट्री में बाकी चीजों में हम उतने सक्षम शायद नहीं भी हो। जब हम इन लोगों के साथ डील करते हैं, हमारे पास रैंप्स नहीं है इतने सारे कि भैया आप जहां व्हील चेयर के साथ आप हर जगह पहुंच जाएं। काफी काम होना बाकी है, लेकिन अगर आप इनको स्पोर्ट्स फील्ड में देखें तो जो एक सुधार हो रहा है वो सबको दिख रहा है। जी, डेफ ओलंपिक्स के बाद अब बात एथलेटिक्स की। साइप्रस में इंटरनेशनल एथलेटिक्स में ज्योति याराजी ने मीट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए जीत दर्ज की है। 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति ने 13.23 सेकंड के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। ज्योति ने लिमासोल में हुए टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता था। पुराना रिकॉर्ड अनुराधा बिस्वाल के नाम था, जो उन्होंने 2002 में 13.38 सेकंड के बनाया था। साइप्रस इंटरनेशनल मीट विश्व एथलेटिक्स उपमहाद्वीपीय टूर चैलेंज वर्ग जी का टूर्नामेंट है। राकेश, एथलेटिक्स में भी आज हमारे पास स्पोर्ट्स की बहुत ही अलग अलग तरह की खबरें, बहुत ही बेहतरीन खबरें हैं। एथलेटिक्स में भी एक अच्छी खबर जो है इस समय मैंने अभी अपने श्रोताओं को, अपने लिसनर्स को बताई है। एक नया मीट रिकॉर्ड है, और एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने जब हमारे को स्वर्ण पदक दिखलाया, उसके बाद से है लोगों में जोश बढ़ गया है हमारे खिलाड़ियों में एथलेटिक्स की तरफ। देखिए, एथलेटिक्स में जो रिजल्ट आते हैं हमारे, वो हमारे बड़े स्पोरेडिक से रिजल्ट्स आते हैं, मतलब कंसिस्टेंट नहीं आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, देखिए, एथलेटिक्स का जो जिस हिसाब से अगर आप देखें कि जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन साइड है, जो कि इस गेम को रन करती है, मेरे ख्याल से उसमें बहुत सुधार आया है। अगर आप AFI को देखें जिस अंदाज से वो कर रही है, लेकिन
हम बात करते हैं क्या हम उस टैलेंट को, जो हमारे पास एथलेटिक्स में टैलेंट है, क्या हम उसको वो स्टेज दे पाते हैं जहां पे कि एक एथलीट अपना 100% दे पाए। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा और काम करने की जरूरत है। इसीलिए देखिए, एथलेटिक्स जो है, जिसको हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल गेम्स की, एथलेटिक्स को हम ये मान के चलते हैं। और एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स और साइकिलिंग को अगर आप मिला दें, फिर आप कहेंगे साहब इसमें अगर आप कोई भी कंट्री अगर अच्छा कर रही है तो वो ही कंट्रीज आपको दिखेंगी मेडल टैली में सबसे ऊपर, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा मेडल्स हैं। क्योंकि और हम पीछे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हम एथलेटिक्स में पीछे, जिम्नास्टिक्स में पीछे और ऑफ कोर्स साइकिलिंग में पीछे। तो ये कुछ चीजें हैं, जैसे आपने कहा कि रिजल्ट अच्छे आते हैं, मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाता है एथलेटिक्स। अगर आप देखें, अगर आप इंडिविजुअल इवेंट्स की बात करें, टीम में तो हम सबको पता ही है कि फुटबॉल से जितना खूबसूरत गेम जिसको माना जाता है, उसमें जो व्यूअरशिप है, जो इंटरेस्ट है, वो सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां भी हम बहुत आगे नहीं हैं। तो बहुत सा काम करना बाकी है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो पहल हो चुकी है, वो शुरुआत हो चुकी है। एथलेटिक के ट्रैक से निकलकर अब सीधा हम पहुंच रहे हैं बैडमिंटन के कोर्ट में। खबर अच्छी नहीं है। बैंकॉक के उबर कप में बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला टीम को हार का सामना करना पड़ा है। क्वार्टर फाइनल में भारत को डेनमार्क से 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। सिंगल्स में पीवी सिंधु को रत्चानोक इंतानोन ने 18-21, 21-17, 21-12 से पराजित किया, जबकि आकर्षि कश्यप को पोर्नपावी चोचुवांग से 21-16, 21-13 से हार का सामना करना पड़ा। एक टूर्नामेंट में शुरुआत बहुत अच्छी की थी राकेश भारतीय टीम ने, उबर में भी और थॉमस में भी, लेकिन क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना है। सिंधु को एक बार फिर इंतानोन ने हराया है। हालांकि मुकाबला थोड़ा सा टफ रहा, लेकिन एक बार फिर सिंधु जो है वो कहीं ना कहीं इंतानोन से पीछे रह गई। बिल्कुल, देखिए इंटरनॉन के पास हाइट एडवांटेज नहीं है, लेकिन उनका जो ओवरऑल गेम है, जो उनकी रिट्रीविंग एबिलिटी है, जितनी शटल वो वापस डाल देती हैं आपके कोर्ट में, वो बहुत कम खिलाड़ी हैं जो डाल पाते हैं। और ये इंटरनॉन का एक उनकी जो कंसिस्टेंसी है, जिसने कि सिंधु को परेशान करके रखा है। और दूसरी चीज ये भी है कि सिंधु के गेम की जो शार्पनेस, जो एक हम मानते हैं कि वो उनके गेम का एक हॉलमार्क होता था, वो अब नहीं दिख रहा है। वो शार्पनेस नहीं है, और इसीलिए हमको लग रहा है सभी को, जो फैंस हैं, कि इनकी कंसिस्टेंसी को क्या हो गया है। मतलब जो एक टूर्नामेंट, अगर हम ये कहें कि साहब ये सैयद मोदी जीती हैं, वो 300 लेवल का टूर्नामेंट है। 500 लेवल के टूर्नामेंट में अभी तक उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। और अब आप अगर अपने से नीचे के खिलाड़ी से भी अगर आप हार रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, ये साइन एक अच्छा नहीं है। और बाकी जो दो लड़कियां, वो तो खैर बहुत यंग है, तो और इसमें उम्मीद तो थी नहीं हमें कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास सभी पूरी टीम तैयार ही नहीं है। कोई भी टीम चैंपियनशिप अगर आप ले लें, हमारे बैडमिंटन में जब तक आपके पास सिंगल्स में आपके पास एक तीसरा खिलाड़ी नहीं होगा, आप यूबर कप नहीं जीत सकते हैं, आप थॉमस कप नहीं जीत सकते हैं। हमारे पास 2 खिलाड़ी और अब तो 1, क्योंकि साइना का करियर ऑलमोस्ट खत्म, तो अभी हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। तो हम कोई उम्मीद नहीं थी, और मैं बहुत अचरज में था कि जब किसी पुराने खिलाड़ियों ने कहा कि साहब चलो विमेंस में नहीं हारेंगे, लेकिन मेंस में हम इस बार टाइटल जीत सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ऑप्टिमिज्म कहाँ से आया। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर हम जीत जाएं, लेकिन उसके ऊपर रीजन क्या है मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे पास अभी वो पूरी टीम तैयार नहीं है। पुरुषों में भी राकेश हमारे पास लक्ष्य सेन है, किदाम्बी श्रीकांत है। लक्ष्य सेन भी जो हैं हार गए हैं। किदाम्बी श्रीकांत की परफॉर्मेंस भी ऊपर नीचे रहती है। डबल्स की बात करें तो रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी कुछ बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस तो थॉमस कप में देखा जाता है शायद वहीं पे कहीं लैकिंग है। देखिए, जहां 3 सिंगल्स और 2 डबल्स का फॉर्मेट हो, और आपके पास एक तीसरा सिंगल्स प्लेयर आपके पास वीक हो और दूसरा डबल्स का अगर वीक हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप जो है मैचेस जो है वो जीत सकते हैं, टाई नहीं जीत सकते हैं आप। जी। आपको ये तकलीफ हमेशा रहेगी। तो इसीलिए प्रॉब्लम यह है कि क्या हम अपने आप को बिल्कुल डिटैच होकर देख रहे हैं कि क्या हमारे पास स्ट्रेंथ है। हम लोग इमोशनल होकर देखते हैं, नहीं साहब हमको तो जीतना है। आप जब तक पूरी सच्चाई से टीम का आंकलन नहीं करेंगे, या आप ये कहेंगे कि साहब हमारे पास ये वो शस्त्र नहीं है जिससे कि हम एक वॉर जीत सकते हैं। जी राकेश, तो हमारे पास वो नहीं है। जी राकेश, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी विशेष राय साझा करने के लिए और अपनी एक्सपर्ट व्यूज हमारे लिसनर्स को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, आज के इस अंक में बस इतना ही। चलते चलते मैं नवीन आपको बताता चलूं कि आईपीएल क्रिकेट में इस समय चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। अंक में बस इतना ही। नमस्कार।